क्वेश्चन नंबर 335। फ्रेंड्स, जो आप ये सीरीज़ है इसकी आप बहुत सारे मुझे कमेंट कर चुके हैं कैंडिडेट की मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी इन 500 एमसीक्यूज़ की। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, 500, वो भी एंकलेस बेस्ड पैटर्न पे। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो नेवर मिस टू वॉच दिस कंप्लीट सीरीज़। आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी लास्ट में। क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 335 से। बस क्वेश्चन आप मिस नहीं किया करें, ऑल एमसीक्यूज कंप्लीट देखा करें, ठीक है। क्वेश्चन है, द नर्स टीच ए क्लाइंट विद chronic obstructive pulmonary disease COPD to assess for a sign and symptom of right sided failure. Which of the following sign and symptom should be included in the teaching plan? क्वेश्चन में पूछा है, एक सीओपीडी का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का, जो कि एक ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज़ है जिसमें हमारा क्या हो जाता है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है और मेक डिफ़िकल्ट ब्रीथ। ओके, उसका पेशेंट है, नर्स उसके साइन एंड सिम्टम को असेस कर रही है, वो भी कहाँ का है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का। पेशेंट को किसके लिए असेस कर रही है, राइट साइड हार्ट फेलियर का। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम शुड बी इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। तो टीचिंग प्लान बना रही है, उसमें कौन सा साइन एंड सिम्टम को उसको असेस करना है या इंक्लूड करना है। तो जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम आएंगे। वन है क्लबिंग ऑफ नेल बैट्स, 2 हाइपरटेंशन, 3 पेरिफेरल एडिमा या 4 इंक्रीज एपेटाइट। सीओपीडी है, असेस कर रही है पेशेंट राइट साइडेड हार्ट फेलियर को। तो ये क्या है, हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब कहाँ हो रहा है उसे, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। राइट साइड से क्या आता है, बॉडी से ब्लड आता है हमारी सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट हमारे हार्ट में कौन से चैम्बर में ब्लड आता है। पहली बात तो चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट किस में ब्लड आता है, राइट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। कहाँ से आता है, पूरे हमारा पेरिफेरल जो बॉडी का पार्ट है उस पर आता है। तो अब क्या हुआ है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है, जो ब्लड है वो क्या आएगा इसमें से, राइट जो वेंट्रिकल है उसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा, वापस आएगा। वापस कहाँ आएगा, बॉडी में आएगा, जहाँ से आ रहा है वहीं पे वापस जाएगा पेरिफेरल में। तो वहाँ पे क्या कॉज करेगा, पेरिफेरल एडिमा कॉज करेगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा उसे, पेरिफेरल एडिमा होगा। यही बात अगर यहाँ पे पूछी जाती है कि लेफ्ट साइडेड में मतलब क्या हुआ है, उसे हार्ट फेलियर हुआ है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो उसे क्या देखने को मिलता हमें, तब मिलता हमें पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लियर लिख देते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइडेड फेल है तो क्या आएगा, पेरिफेरल में ब्लड वापस जाएगा, क्या करेगा, पेरिफेरल एडिमा कॉज करेगा। और यहाँ से कहाँ जाता है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये क्या जाता है, हमारा लंग्स में आ गया, लंग्स पे आ गया। लंग्स के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो अगर लेफ्ट साइड फेलियर है तो बैक होके कहाँ जाएगा, लंग्स में ही जाएगा, क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा। सो राइट आंसर यहाँ पे पेरिफेरल एडिमा होगा। ठीक है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी दैट, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा उसे क्या हो रहा है, पेरिफेरल एडिमा हो रहा है। बट जो हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर है वो कॉम्प्लिकेशन किसका था, सीओपीडी का। ठीक है, किसका कॉम्प्लिकेशन था, सीओपीडी का। सीओपीडी that occurs because of pulmonary hypertension. Sign and symptom of right sided heart failure include peripheral edema, जुगुलर venous distension है, ये भी ऑप्शन में दिया होता है। कभी कभी क्या होता है, पेरिफेरल एडिमा ना देकर जुगुलर वीनस डिस्टेंशन दिया होता है, तो बैक फ्लो होगा, जो जुगुलर वीनस डिस्टेंशन है वो भी क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या हमें डिस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, हेपेटोमेगेली कहाँ पे जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, सबसे फर्स्ट किस में जाएगा, लिवर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, हेपेटोमेगेली कॉज करेगा, वेट गेन करेगा ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये।
राइट आंसर हमारा क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द नर्स असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एन exhibition of chronic obstructive pulmonary disease secondary to an upper respiratory tract infection. Which of the following finding would be expected? क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है, रिस्पिरेटरी स्टेटस को जो रिस्पिरेटरी स्टेटस है क्लाइंट का वो असेस कर रही है। पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एग्जिबिशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी टू अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगी? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारा क्या आता है, नोज आता है, माउथ आता है, ठीक है, और जो भी मतलब जो भी हमारा थॉरैक्स है, जो भी हमारा थॉरैक्स है उसके आउटर जो है, जो भी आउटर ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमारा क्या आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है, उसका इन्फेक्शन है। तो कौन सा एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, नॉर्मल ब्रीथ साउंड, वो तो होगी नहीं, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन, नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट, ये भी नहीं होंगे, कॉज क्रैकल्स एंड रॉकाई साउंड, तो प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन भी नहीं होगा, उससे क्या देखने को मिलेगा, क्रैकल्स एंड रॉकाई साउंड्स में देखने को मिलेंगी। एक्सहिबिशन ऑफ COPD आर कॉमनली कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, coarse crackles and bronchi would be ausculted as air move through airway। जो एयरवे है उसके मूव की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन विद सिक्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सिक्रेशन का, जिसकी वजह से उसे क्या आएगी, वहाँ पे क्रैकल साउंड सी सुनाई देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? COPD जो पेशेंट है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट पूछिए कौन सी होगी। फर्स्ट, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, 2 ब्लैंड सॉफ्ट डाइट, 3 लो सोडियम डाइट, 4 हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 4, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे हम पेशेंट को अगर COPD का है तो, ठीक है। द क्लाइंट शुड ईट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मील टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रिवेंट वेट लॉस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग का वर्क है COPD के पेशेंट में वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसका जो वेट लॉस है वो देखने को मिलता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम उसे क्या देंगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे। और क्या देंगे पेशेंट को, इसमें ये भी पूछा होता है किस वे से देने, कैसे तरीके से देना है, तो इंक्रीज टू ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, मतलब थोड़ा खाने को कहेंगे और बार बार। ओके, तो ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स का हमारा क्या रहेगा, वे रहेगा देने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज बिगन मेडिकेशन थेरेपी विद pancreatitis. The nurse evaluates that the medication is having the optimal intended benefit which effect is observed. क्वेश्चन में पूछा है एक मेडिकेशन थेरेपी दी जा रही है पेशेंट को किसकी, पेनक्रियालाइटिस, तो कौन सा एवेल्युएट ये मतलब इंडिकेट करेगा कि मेडिकेशन का जो है वो कौन सा इफेक्ट ये इंडिकेट करेगा ये बेनिफिट हो रहा है। अगर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, या हार्ट बर्न से रिलीफ मिल रहा है पेशेंट को, या स्टेटोरिया से रिडक्शन हो रहा है उसका, या एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, या एब्डोमिनल पेन एब्सेंस हो रहा है। तो पेनक्रियालाइटिस क्या है, पेनक्रियालाइटिस को हम किस में देते हैं, जो फैट है उसको ये क्या करता है, रिडक्ट करता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3, रिडक्शन ऑफ स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या है, फैट इन स्टूल, या हम बोल सकते हैं फैटी स्टूल, ठीक है, फैटी स्टूल, फैटी स्टूल, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटोरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट्स स्टेटोरिया या फैटी स्टूल टर्म इज कॉल्ड स्टेटोरिया, ठीक है। तो पेनक्रियालाइटिस स्टेटोरिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं, फैट को डिजॉल्व करता है, ट्रीट करता है, रिडक्शन करता है उसका। तो अगर स्टेटोरिया का रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका क्या हो रहा है, मेडिकेशन का थेरेपी का बेनिफिट हो रहा है। ओके, पेनक्रियालाइटिस इज पैनक्रियाटिक एंजाइम। क्या है पेनक्रियालाइटिस, क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, यूज इन द क्लाइंट विद पैनक्रियाटाइटिस एज अ डाइजेस्टिव एड। पैनक्रियाटाइटिस को किस में हम यूज़ करते हैं, पैनक्रियाटाइटिस में करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। द मेडिकेशन शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैटी स्टूल, ये क्या करती है मेडिकेशन, फैटी स्टूल के अमाउंट को डिक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 341, एन एल्डर क्लाइंट रिसेंटली हैज बीन टेकिंग सिमिटिडिन, द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट फ्रिक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट ने क्या ली है, सिमिटिडिन ली है रिसेंट में, तो कौन सा मोस्ट फ्रिक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट है इस मेडिकेशन का, जो नर्स को क्या करना है, मॉनिटर करना है। ट्रेमर,
2 डिजीनेस, 3 कन्फ्यूजन, 4 हेलुसिनेशन। तो जो हमारी सिमेटिडिन है ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको क्या करती है, कम करती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। ये क्या होती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे 3 कन्फ्यूजन। क्यों, Cimetidine is a histamine H2 receptor antagonist. Older clients are especially susceptible to central nervous system side effect of cimetidine. ये किसमें स्पेशली देखने को मिलती है, ओल्डर क्लाइंट्स में। जो साइड इफेक्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस साइड इफेक्ट स्पेशली किसमें देखने को मिलते हैं, इसमें ओल्डर क्लाइंट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सिमेटिडिन के जो साइड इफेक्ट हैं, सेंट्रल सिस्टम की जो साइड इफेक्ट है वो किसमें देखने को मिलते हैं स्पेशली, तो राइट आंसर होगा ओल्डर क्लाइंट्स में। और ये क्या होती है, हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ दिस इज कन्फ्यूजन होगा। और लेस कॉमन सेंट्रल नर्वस साइड इफेक्ट की हम सिस्टम की बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजनेस एंड हेलुसिनेशन। ठीक है, ये क्या रहेंगे, लेस कॉमन रहेंगे, और मोस्ट कॉमन क्या है, कन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, A client with a gastric ulcer has a prescription of sucralfate 1 gram by mouth 4 times daily. The nurse should schedule the medication for which times? एक क्लाइंट है, गैस्ट्रिक अल्सर है, एज प्रिस्क्रिप्शन उसे क्या की गई है, सुक्रालफेट की गई है बाय माउथ 1 ग्राम 4 टाइम्स डेली, 4 टाइम्स डेली QID में दी गई है, मतलब 4 टाइम्स डेली। द नर्स शुड शेड्यूल द मेडिकेशन फॉर विच टाइम, कौन से टाइम उसे नर्स को यह मेडिकेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो सुक्रालफेट है वो हम यहाँ पे ये भी दिया होता है कि किसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो हम जो ड्यूडेनल अल्सर उसको ट्रीट करने के लिए हम मोस्टली ये ड्रग देते हैं। ठीक है, तो कब देनी चाहिए, इसका टाइम शेड्यूल पूछा है इसमें। टाइम शेड्यूल इसका बेस्ट होता है, ऑप्शन आपके सामने है, विथ मील्स एंड बेड टाइम, या एवरी 6 आवर अराउंड द क्लॉक, 1 आवर आफ्टर मील एट बेड टाइम, या 1 आवर बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा, 1 आवर बिफोर मील्स, खाने से 1 घंटे पहले, और एंड एट बेड टाइम या बेड टाइम पर। ठीक है, सुक्रालफेट इज गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट, जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट है उसके लिए हम करते हैं इसका यूज़। दिस मेडिकेशन शुड बी शेड्यूल फॉर एडमिनिस्टर 1 आवर बिफोर मील्स एंड बेड टाइम। द मेडिकेशन इज टाइम टू अलाउ टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग over the ulcer before food intake, stimulate gastric acid production and mechanical irritation. The other option is incorrect. जो मैकेनिकल इरिटेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये मेडिकेशन इस टाइम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 343, द नर्स इज असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट हु हैज सफर्ड ए फ्रैक्चर रिब। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। नर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टेटस को एक चेक कर रही है पेशेंट के, और उसे क्या है, फ्रैक्चर रिब हुई है, उसका रिब का क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उससे सफ़र कर रहा है पेशेंट। तो कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट करेगी, कौन सी फाइंडिंग इनमें से। ऑप्शन 1 है स्लो डीप रिस्पायरेशन, या रैपिड डीप रिस्पायरेशन, या पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन, या पेन स्पेशली विथ इंस्पायरेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 4, पेन स्पेशली विथ इंस्पायरेशन। पेशेंट का क्या हुआ है, फ्रैक्चर रिब हुआ है, तो उसे क्या होगा, जिस टाइम वो इंस्पायरेट करेगा तो उसे वहाँ पर क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि उसका किस पे प्रेशर आएगा, रिब्स पे। रिब फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम द ब्लंट इंजरी और ए फॉल। टाइपिकल साइन एंड सिम्टम इंक्लूड पेन एंड टेंडरनेस लोकलाइज्ड एट द फ्रैक्चर साइट दैट इज exhibited by inspiration and palpation, shallow respiration, splitting or guarding the chest protectly to minimize chest movement and possible bruising at the fracture site. और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पैराडॉक्सिकल जो रिस्पायरेशन है वो किसमें देखने को मिलती है हमें, तो फ्लैल चेस्ट में। ठीक है, फ्लैल चेस्ट जो होती है हमारी उसमें क्या देखने को मिलेगी हमें, पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन। मतलब एक जो रिस्पायरेशन का पैटर्न है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का, वो अपोजिट हो जाता है पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन, वी कॉल पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन। ठीक है, तो वो हमें किस में देखने को मिलती है, फ्लैल चेस्ट में। ओके,
Next question 344. A client with a chest injury has suffered flail chest. The nurse assess the client for which most distinctive sign of flail chest. क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट है, उसे क्या है, फ्लैल चेस्ट है, तो उसका डिस्टिंक्टिव साइन पूछा है फ्लैल चेस्ट का क्या होगा. ऑप्शन 1 है साइनोसिस, 2 हाइपरटेंशन, 3 पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट या 4 डिस्पीनिया स्पेशली ऑन एक्सल्शन. राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 3 पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, जो कि अभी हम इससे पहले हम बात कर चुके थे. फ्लैल चेस्ट में हमें पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन देखने को मिलती है. फ्लैल चेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल रिब फ्रैक्चर. फ्लैल चेस्ट क्या है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, मतलब जो रिब फ्रैक्चर है वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा एक दो से ज़्यादा हुआ है तो उसे हम फ्लैल चेस्ट कहेंगे. दिस रिजल्ट इन फ्लोटिंग, मतलब रिजल्ट क्या आएगा इसका, फ्लोटिंग में. सेक्शन ऑफ रिब्स कैसी होंगी, वहाँ पर फ्लोटिंग होंगी, कोई कनेक्ट नहीं है, उड़ रही हैं जैसे फ्लोटिंग, तैर रही हैं. बिकॉज दिस सेक्शन इज अनअटैच्ड, क्योंकि वो क्या रहेंगी, अटैच्ड नहीं रहेंगी, मतलब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा उसका, इस वजह से. टू द रेस्ट ऑफ द बोनी रिब केज, दिस सेगमेंट रिजल्ट इन पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट. दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ इंस्पायरेशन पुल द फ्रैक्चर सेगमेंट इनवर्ड व्हाइल द रेस्ट ऑफ द चेस्ट एक्सपेंड्स. सिंपल सी बात है, जो अगर रिब्स हैं हमारी वो क्या रहेंगी, अनअटैच्ड हो जाएंगी मल्टीपल फ्रैक्चर में, और क्या देखने को मिलेगा, पैराडॉक्सिकल इंस्पायरेशन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है एकदम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का अपोजिट पैटर्न हो जाना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 345. The nurses assess a client with multiple trauma who has risk for developing acute respiratory distress syndrome. The nurse should assess the for which early sign of acute respiratory distress syndrome. नर्स एक पेशेंट को असेस कर रही है जिसे क्या हुआ है, मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है और जिसको क्या रिस्क है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का. नर्स को शुड असेस द विच अर्लियर साइन, तो नर्स को कौन सा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो अर्ली साइन है वो असेस करना चाहिए. बायलैटरल वीजिंग या इंस्पायरेटरी क्रैकल्स या इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन या इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे 4 इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. द अर्ली डिटेक्टेबल साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट विच कैन बिगिन फ्रॉम 1 to 96 आवर आफ्टर द इनिशियल रिजल्ट इंसल्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये कब देखने को मिलेगी हमें, 1 से 96 आवर बाद. जो ट्रॉमा हुआ है, मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है, उसके 1 से 96 आवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगी, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई. ठीक है, विच कैन बिगिन फ्रॉम 1 to 96 आवर आफ्टर द इनिशियल इंसल्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज फॉलो बाय द इंक्रीजिंग डिस्पीनिया, एयर हंगर, और क्या उसमें देखने को मिलेगी हमें, डिस्पीनिया, उसे ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी होगी, एयर हंगर, रिटेक्शन और एक्सेसरी मसल्स एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा. ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, 4 इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो क्या होती है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है, ब्रीथ पर मिनट, 16 से 20 नहीं होती है. राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a client has experienced pulmonary embolism. The nurse should assess for which symptom which is most commonly reported. क्वेश्चन में पूछा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. ठीक है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है पल्मोनरी में, तो कौन सा सिम्टम नर्स को मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड करना चाहिए, असेस करना चाहिए. 1 हॉट फ्लस्ट फीलिंग हो रही है, 2 सडन चिल एंड फीवर आ रहा है, 3 चेस्ट पेन दैट अकरेंस सडनली, 4 डिस्पीनिया व्हेन डीप ब्रीथ आर टेकन. ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 3 चेस्ट पेन दैट अकर्स सडनली. अगर एम्बोलिज्म होगा पेशेंट का तो उसमें क्या आएगा, पेशेंट में चेस्ट पेन होगा. ठीक है, द मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज चेस्ट पेन दैट सडन इन ऑनसेट, वो भी क्या होगा, एकदम से स्टार्ट होगा. द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स डिस्पीनिया, और नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, डिस्पीनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विच इज अकम्पेनिड बाय द इंक्रीज रेस्पिरेटरी. अदर टाइप के सिम्टम ऑफ ए पल्मोनरी
एम्बुलेंस इंक्लूड अप्रेंशन एंड रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, ये क्या होंगे, अदर होंगे। मोस्ट कॉमन जो होगा चेस्ट पेन होगा, देन क्या होगा, डिस्पीनिया होगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और ये हम कैसे अकम्पेन कर सकते हैं, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, उसका रिस्पायरेशन रेट क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एज हिस्टोप्लाज्मोसिस, द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। एक पेशेंट है एड्स का, एड्स क्या है हमारी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होती है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से। ठीक है, दिस इज वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, तो उसको क्या हुआ है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हुआ है उसके साथ। नर्स को कौन से एक्सपेक्टेड फाइंडिंग असिस्ट करनी चाहिए, 1 है डिस्पीनिया, 2 हेडेक, वेट गेन 4 या हाइपोथर्मिया। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 1 डिस्पीनिया होगा। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है, क्यों होगा डिस्पीनिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, एड्स तो है और उसे क्या हो रहा है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो रहा है। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं लंग्स इन्फेक्शन होता है ये। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन जो किसकी वजह से होता है, ये होता क्यों है, जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो होता क्यों है, जो हिस्टोप्लाज्मा है उसको इनहेल करने से पूरा क्या होता है, ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगल। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगल, इसको इनहेल करने से क्या हो जाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाता है। तो इसको इनहेल कर लेगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें कहाँ से आया डिस्पीनिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है अभी मैंने बता दिया, कैप्सुलेरियम जो फंगल है उसको लेने की वजह से होता है। और जो फंगल स्पोर्स हैं ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो क्या होते हैं, जो सॉइल है, फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में, एंड ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स, और जब बर्ड्स के ड्रॉपिंग में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि हिस्टोप्लाज्मोसिस किसकी वजह से होता है, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगल स्पोर्स की वजह से होता है। और जो स्पोर्स कहाँ फाउंड होते हैं, सॉइल में होते हैं या ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्पीनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोप्लाज्मोसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फंगल इन्फेक्शन दैट अकर इन क्लाइंट विद एड्स। और ये हिस्टोप्लाज्मोसिस किसमें देखने को मिलता है, एड्स के पेशेंट में। बिगिन एज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन प्रोग्रेस टू डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, टाइपिकल साइन सिम्टम इंक्लूड फीवर, डिस्पीनिया, कफ एंड वेट लॉस, ये सब इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 350, द नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विद पल्मोनरी sarcoidosis. The nurse conclude that the client understand that the information if the client indicate to report which early sign of exacerbation. क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है पल्मोनरी सार्कोइडोसिस का, नर्स उसके लिए डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन रेडी कर रही है। तो कंक्लूड द क्लाइंट अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन उसे एक टाइप की देनी चाहिए कि इसमें कौन सा अर्ली एग्जार्बेशन हो सकता है, जो पल्मोनरी सार्कोइडोसिस है। पहले हम सार्कोइडोसिस देख लेते हैं क्या होता है। जो सार्कोइडोसिस है ये क्या होता है, इसमें मतलब जो एक ग्रोथ हो जाना, एक टिनी कलेक्शन हो जाना ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं